हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। इससे पहले हम वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स क्या होता है ये जान चुके हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम सिंपली अलजेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना और मल्टीप्लाई करना, इनके लिए अलग ही लॉज हैं, अलग ही रूल्स हैं, अलग ही मेथड्स हुआ करते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो पहला है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम फिगर्स के थ्रू समझेंगे किसी वेक्टर के एडिशन को। तो पहले आता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है कि अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड, ये ट्रायंगल बना लिया हमने, अगर कोई दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट तीसरी साइड बताएगा या तीसरी साइड के अलोंग रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कहलाता है ट्रायंगल लॉ। यानी कि अगर दो वेक्टर कोई भी दो एडजेसेंट यहाँ 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 या इन दोनों साइड से दो वेक्टर अगर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो उन दो वेक्टर्स का सम जो होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड के अलोंग रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता है, हम उसको समझते हैं। सपोज किया हमने दो वेक्टर को ऐड करना है, हमें इन दो वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करना है। तो पहले मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, जहां पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करना होता है। ये दूसरा वेक्टर आ गया हमारे पास, बी वेक्टर। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, यानी कि इन दोनों का सम चाहिए। तो जहां से हमारे पास पहला वेक्टर स्टार्ट किया था और जहां दूसरा खत्म हुआ है उसको ज्वाइन करते हुए तीसरा वेक्टर हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो आएगा सी वेक्टर, हेयर वेक्टर सी इज द सम ऑफ ए प्लस। तो किसी भी ट्राइंगल में हम ये चेक कर लेंगे, जो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे, वेक्टर ए इधर गया फिर उधर ही, अब वो चाहे टर्न किधर भी हो रहा हो, इधर हो रहा हो, इधर हो रहा हो, इधर हो रहा हो, इट डजेंट मैटर। टर्न कहाँ हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है कि पहला वेक्टर जहाँ खत्म हुआ है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। अब अगर तीसरा वेक्टर मेरे पास इस तरह से है कि वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक पहुंच रहा है, तो ये जो थर्ड वेक्टर होगा ये दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। इसी तरह से हम दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये लेते हैं। अब ये क्या आ रहा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से मैं इसको माइनस बी वेक्टर कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ मैं इसे? माइनस बी कह सकता हूँ अभी इस कंडीशन के लिए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल। अभी मैं यहाँ माइनस नहीं लगाता हूँ, अब यहाँ से देखेंगे हम, मुझे ए और बी को ऐड करना है। हम चलेंगे ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। हम देखेंगे कोई दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होंगे, जहाँ पहला खत्म हो रहा होगा वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर पहला खत्म हुआ लेकिन दूसरा भी वहीं आकर खत्म हो रहा है, तो ये तो डायरेक्शन में सेम नहीं ले सकता हूँ। मैं इस वेक्टर को देखूंगा जहाँ पर पहला खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर, वो अलग बात है इधर हुआ इधर हुआ इधर हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। जहाँ पहला वेक्टर एंड हो रहा है, यानी सी वेक्टर जहाँ एंड हो रहा है वहीं से बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, और जहाँ से ये पहला मान लिया ये दूसरा मान लिया, पहले के शुरुआत से दूसरे के खत्म तक, यानी पहले के टेल से दूसरे के हेड तक ए वेक्टर, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है हमारा कि जो सी प्लस बी है वो मिलकर ए के बराबर आ सकता है। ये कंडीशन हो सकती है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये ए वेक्टर और ये ए प्लस बी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मैं यहाँ पर ए प्लस बी को ऐड नहीं कर सकता हूँ,
मैं यहाँ पर a माइनस बी कर सकता हूँ, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी को अगर हम उधर ले जाएं तो c इक्वल टू, तो ये भी यहाँ से सही था, यानी अगर मैं करता a को b से माइनस कर देता तब भी c आता, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था a के, क्योंकि ये a के साथ अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए a में से b माइनस कर दिया। या फिर ये भी कंडीशन सही है मेरे पास, इनमें से अगर मैं कहूँगा इन तीन में से रिजल्टेंट कौन सा कहलाएगा इस वक्त, तो इस वक्त रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, c कहलाएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट a कहलाएगा, a और b का। तो ये हमारे पास वेक्टर है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये यहाँ खत्म हुआ, ये यहीं से स्टार्ट हुआ, तो तीसरा भी यहीं से स्टार्ट हुआ। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, यहाँ खत्म, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला वेक्टर जहाँ खत्म हुआ, एंड हुआ, वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो ए और बी ऐड किए जा सकते हैं, एग्जैक्टली ए और बी ऐड किए जा सकते हैं। अब ए और बी अगर ऐड किए जा सकते हैं तो ए और बी का रिजल्टेंट सी होना चाहिए, जो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जाना चाहिए, लेकिन ये अपोजिट जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी का जो सम आना चाहिए, अगर ये इस डायरेक्शन में होता सी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस सी के बराबर होना चाहिए। इसको इधर ले आए हम, ये 0 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर तीन वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में, कैसे ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी ऑर्डर में है, यानी साइक्लिक ऑर्डर में है, तब उनका सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये कुछ फिगर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम वेक्टर लॉ करते हैं। सभी बच्चे इसको ऐड नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। और हाँ, यहाँ सब बात क्लियर हो रही है। मैं तीनों जो पॉसिबल कंडीशन है वो बता दिया। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में है, मेन कंडीशन है सी इक्वल टू ए प्लस बी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, और अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो तीनों वेक्टर का सम 0 के बराबर हो जाया करता है। दैट क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट। ये दो वेक्टर को ऐड करने का मेथड हमने पढ़ा। अब अगर मुझे दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने हो, अगर मुझे दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने हो, तो वहां मैं लाता हूं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन मोर देन 2, तभी तो पॉलीगन बनता है। ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, पेंटागन भी एक पॉलीगन है। तो ये दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए हम पॉलीगन लॉ। सपोज करो हमारे पास ये पैरेलल वेक्टर नहीं है, मैंने ऐसे शो कर दिए हैं। ए बी सी तीन वेक्टर को मुझे ऐड करना है। कैसे ऐड करूंगा? तो सबसे पहले मैंने एक वेक्टर बनाया, ये पहला वेक्टर, और दो वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास ट्राइंगल लॉ है, तो दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ ऐड कर दिया। जैसे अगर मैं कोई नंबर ऐड करता हूँ, मेरे पास 2, 3 और 5 तीन नंबर ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पहले 2 + 3। क्या लिखूंगा मैं? 2 + 3, इनका सम आया 5। फिर जो इनका सम आएगा इसमें मैं 5 + 5 ऐसे ऐड करते हैं। एग्जैक्टली ये मेथड होता है। मैं ये भी कर सकता हूँ 3 + 5, 3 + 5 8 आया इनका सम। फिर इसके 8 में मैं दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ऐड करता हूँ। एग्जैक्टली तो क्या करना होता है हमें यहाँ पर, यानी कि पहले दो वेक्टर्स को ऐड करना है। पहले क्या करना है? दो वेक्टर्स को। तो इन दोनों का सम कहाँ आएगा? यहाँ से ये आ गया। तो हमने मान लिया R1, तो ये ए और बी को ऐड कर आ गया। अब जो मुझे सी वेक्टर जोड़ना है वो इसमें जोड़ना है। तो जहां पर ये एंड हुआ है वहीं से तीसरा वेक्टर मैंने फोर्थ थर्ड वेक्टर जोड़ लिया। इधर ले लिया, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं पर भी ले लो, सी। यानी कि अब ये R1 यहाँ एंड हुआ, वहीं से सी स्टार्ट हो गया। तो R1 और सी को ऐड करके ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ आ गया, इनका फाइनल R। तो ये देख सकते हैं हम एक पॉलीगन बना, ए और बी को ऐड करके R1 आया।
अब R1 के साथ C ऐड कर लिया तो R आ गया, यानी ये एक ट्राइंगल लो इधर और एक ट्राइंगल लो इधर, दो ट्राइंगल बना दिए हमने किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ऐड करने के लिए, यानी कि 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो R1 वेक्टर है हमारे पास वो A और B का सम है, और जो R वेक्टर है वो R1 प्लस C है, और R1 है हमारे पास A प्लस B प्लस C। तो हेयर वी गेट रिजल्टेंट ऑफ ABC। तो जो R वेक्टर यानी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड हैं, तो कोई 3 वेक्टर इसी चौथी साइड के सम के बराबर होंगे, 3 वेक्टर का सम चौथी साइड के बराबर होगा। ये हमारे पास एक पॉलीगन लॉ हो जाता है। इसमें क्या करते हैं हम ट्राइंगल बनाकर ऐड करते हैं। अब मैं इसको 3 की जगह 4 वेक्टर्स को ऐड कर सकता हूँ, 5 वेक्टर्स को भी ऐड कर सकता हूँ। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आफ्टर दैट, ये सभी की समझ में आ गया, सभी नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं एनालिटिकल मेथड। हमारे पास क्या है अब, एनालिटिकल मेथड कहलाता है, जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं वेक्टर, यानी अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा वेक्टर्स को कैसे ऐड कर रहे हैं, ग्राफ से ऐड कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास अगर वेक्टर क्वांटिटी है, उनका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है मुझे, तब मुझे उनका एडिशन करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। वहां हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये समझते, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, हर जगह यूज होने वाला लॉ है। फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज हम अब फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, अपना स्टार्ट कर लिया है हमने। आगे जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे हम और वेक्टर क्वांटिटीज से हमारा सामना होगा, तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज पर ऑपरेशन करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, तो जब भी रिजल्टेंट करेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज का, तो ये लॉ हमारा यूज करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमें उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये बताता है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि उनके बीच कुछ एंगल बना हुआ है, ये अलग अलग वेक्टर है मेरे पास, ये P है, इस डायरेक्शन में Q है। अब हमने क्या किया, इन 2 वेक्टर्स को इसके पैरेलल लाइन मैंने यहां ड्रॉ की, थोड़ा सा एकदम पैरेलल, जो एंगल इन दोनों के बीच था ये थीटा एंगल, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, वही एंगल यहाँ आ जाएगा, सेम आएगा, पैरेलल बनाया है मैंने थोड़ा सा, और इसको इसके पैरेलल लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करनी है। तो ये Q है तो ये भी Q रहेगा, ये क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तब इसका और इसका अगर मैं ट्राइंगल लगाता हूँ, देखें यहाँ ये वेक्टर यहाँ एंड हुआ, जहाँ एंड हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट चला गया। तो अब क्या कह सकते हैं हम, A B C D। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है, इफ 2 वेक्टर्स P and Q are acting along 2 adjacent sides of a parallelogram ABCD, यानी कि ये जो वेक्टर है P और Q, ये ABCD जो पैरेललोग्राम बना हुआ है, इस पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड के अकॉर्डिंग इसके अलोंग एक्ट कर रहे हैं, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के उस डायगोनल के अलोंग एक्ट करेगा, दिया जाएगा, फाइंड किया जा सकता है। इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा, इसको आगे बढ़ाया और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये ज्योमेट्री है, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी एम पॉइंट दिया हमने। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे मिल गया यहाँ। अब हमें क्या फाइंड करना है, आर रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कर लिया, जिससे कि मुझे इजीली हाइपोटेनस मिल जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चे अच्छे समझ लेंगे। 2 वेक्टर P और Q किसी भी
पैराग्राम की दो एडजेसेंट साइड के अकॉर्डिंग या अलोंग एक्ट कर रहे हैं, तब इनका रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, इसका डायगोनल स्टेटमेंट होगा। इसको लिख लेंगे सभी लोग। अब हमने क्या करना है, ये पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में यूज कर लेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे ये वाला साइड और ये वाला साइड नहीं मालूम है। पहले मुझे ये साइड फाइंड करने होंगे, पता करने होंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ये दो साइड फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अब हम ज्योमेट्री यूज कर ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो देखें, इन ट्राइंगल सी एम पी, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक बार हमने यूज किया कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से हमें मिला बी एम इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा, ये पहली चीज मिल गई। अगेन यही हमने यूज किया साइन थीटा परपेंडिकुलर सी एम अपॉन हाइपोटेनस ये क्यू, तो ये हमें मिल जाता है सी एम इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा, ये हमें दूसरा, तो ये सी एम भी मिला, ये बी एम भी मिला इन ट्राइंगल ए सी एम। ए सी एम ट्राइंगल में अब हम देखते हैं आगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे हम। प्लस सी एम स्क्वायर आर स्क्वायर ए एम, ए से एम। अब ये ए एम मेरे पास, मुझे ए बी पता है और बी एम पता है, तो इसको मैं ए बी प्लस बी एम लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी एम सी एम। अब इनकी वैल्यूज हम यूज कर रहे थे, ठीक है, हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। ए एफ ए बी मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड में पी ले लेता हूँ, वेक्टर पी को मैग्नीट्यूड में लिख दिया। बी से एम तक हमारे पास है क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, सी एम है हमारे पास क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी क्यू कॉस थीटा स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों ही टर्म में क्यू स्क्वायर कॉमन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। ये टर्म ऐसे ही लिखा मैंने। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ करता है ट्रिग्नोमेट्री से, सभी बच्चे इसको जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है सभी ने। तो ये रह गया क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ करता है। तो इसकी वैल्यू हमने 1 लगा दी, 1 का क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर रह गया। नाउ आर फाइंड करना है, तो ये रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये 2 वेक्टर का रिजल्टेंट आया करता है। तो अब किन्हीं भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज का अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए, सपोज सम ही चाहिए, तब मैं उनको डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकता, मुझे ये देखना पड़ेगा, एंगल देखना पड़ेगा कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बना हुआ है। तो सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से देखेंगे इसको, दोबारा समझ लेंगे। 2 वेक्टर थे बस मेरे पास, ए बी डायरेक्शन में और ए डी डायरेक्शन में। ये पी वेक्टर था, अगर क्यू वेक्टर था, मैंने क्यू के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ किया और पी के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ किया, इसको एक पैराग्राम बना लिया। क्योंकि पैराग्राम लॉ ये कहता है कि अगर 2 वेक्टर किसी पैराग्राम की 2 एडजेसेंट साइड के अलोंग अगर एक्ट कर रहे हैं, तब उन दोनों का रिजल्टेंट उसके डायगोनल से दिया जाना है।
तो हमें डायगोनल फाइंड करना है। तो हमारे पास ये ट्राइंगल था पहले, इसको हमने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मुझे ये साइड नहीं पता थी और ये साइड थोड़ा सा जो पोर्शन है ये नहीं माना था, जिससे कि मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकूं। तो उसके लिए मैंने इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया कि जब हमें एक एंगल मालूम हो, साइड मालूम हो, तो हम दूसरी साइड कैसे निकाल सकते हैं। ये हाइपोटेनस मालूम है, ये एंगल मालूम है। तो एक बार मैंने किया कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस बी एम अपॉन क्यू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी एम आया। एक बार लिया मैंने साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सी एम अपॉन क्यू, क्यू वैल्यू निकाली, सी एम वैल्यू निकाली। अब इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। आर स्क्वायर यानी ये हाइपोटेनस स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यूज लगाकर सॉल्व कर लिया, सभी नोट कर लेंगे। अभी एक चीज और पढ़ेंगे, इसी को थोड़ा सा हम जनरलाइज करते हैं। अब यहां हम देखते हैं केस 1, यानी पहली कंडीशन क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर अलोंग सेम डायरेक्शन, यानी कि पहला वेक्टर भी इधर है तो दूसरा वेक्टर भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हैं पी और क्यू, हमारे पास पी और क्यू है, एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर एक्ट कर रहे हैं, तब इनके बीच एंगल क्या होगा, 0 होगा। एक ही डायरेक्शन में है, अगर दोनों कोलिनियर हैं, पैरेलल हैं, तो क्या रहेगा, इनके बीच का एंगल 0 रहेगा। तब जो रिजल्टेंट निकालेंगे हम सी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हुआ करती है, सी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल क्या फॉर्मूला बनेगा, देन सी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, देन रिजल्टेंट बिकम, यानी कि अगर मेरे पास कंडीशन ये है कि दो वेक्टर एक दूसरे की ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो वहां पर मुझे फिर ये डायरेक्ट ऐड कर देना है। रिजल्टेंट क्या कर देना है, सीधे सीधे दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेना है ऐसी कंडीशन में। अब अगर ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते तो सेकंड हो जाएगा मेरा, इफ वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन अगर वेक्टर हमारे पास किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि उनके पास थीटा हो गया 180 डिग्री। एक वेक्टर हमने इधर लिया और दूसरा इधर लिया। इस तरह से अगर मेरे पास पी क्यू वेक्टर एक्ट कर रहे होते तब इनका रिजल्टेंट हम निकालते। cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ -1 लग देंगे, -2p। दैट क्लियर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया p माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू p माइनस, मीन्स जब हमारे पास दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तब हम उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या इसे हम एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं वेक्टर एडिशन का, जहां से हम दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके। इस पर न्यूमेरिकल्स भी करने हैं हमें अभी। अब इसको अच्छे से समझेंगे किसके थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू।